हाँ तो भाई, जैसा कि आपको पता है हम अपने चैप्टर 29 अंतःस्रावी तंत्र पर चल रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉयड, थाइमस, अग्नाशय आदि को देखा था। आज जो हम बात करेंगे सबसे मुख्य ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, ग्रंथियों में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है ये अधिवृक्क। तो इसके बारे में सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं। वो बेसिक क्या है कि यह है प्रत्येक वृक्क के सिरे के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म, मेसोडर्म से होती है। इसका वजन 4 से 6 ग्राम होता है। इसके दो भाग कॉर्टेक्स व मेडुला होते हैं। ठीक है भाई। तो अधिवृक्क ग्रंथि की अगर हम बात करें तो यह प्रत्येक वृक्क के सिरे के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना, गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। भाई मैंने आपको उस दिन बताया था जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे कि वृक्कों के ऊपर ये जो संरचना है वो एड्रिनल ग्लैंड थी। अगर आपको याद हो तो यहां मैंने इस प्रकार की संरचना बनाई थी। ठीक है, देख लेता हूं मैं, ये दिखाई दे रहा है क्या, है ना। तो ये कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि बताई थी ना। तो हम इन्हीं अधिवृक्क ग्रंथियों का आज अध्ययन कर रहे हैं। बहुत मोस्ट यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई। तो टोपीनुमा संरचना होती है। इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म और मेसोडर्म से होती है। ये आप सभी जानते हैं, 3 जनरल लेयर होती है अपनी। इसके वजन की अगर मैं बात करूं तो 4 से 6 ग्राम इसका वजन होता है और इसके वही दो भाग कॉर्टेक्स और मेडुला होते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े। अब हम ये देखते हैं कि इससे कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। चलो ये सारा ही रहा हो गया, हाँ दोबारा डाल देते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, सुनिए, स्रावित हार्मोन, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ग्रंथियों में हमें यही 2-3 पॉइंट मुख्य रूप से देखने। तो स्रावित हार्मोनों में इसके 2 भाग हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉर्टेक्स द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी कि बलकुट भाग के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको याद करना है, जैसे मैंने पीयूष ग्रंथि बताया था ना कि एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस अलग अलग थे। इसी प्रकार एड्रिनल के 2 भाग हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये हमें देखना है कि कॉर्टेक्स द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और मेडुला द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो नंबर 1 कॉर्टेक्स द्वारा, नंबर 1 मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, पहला हार्मोन है मिनरेलो
कॉर्टिकोइड्स। ये क्या है? ये है हार्मोन रुधिर व वृक्क नलिकाओं में खनिज आयनों की सांद्रता का नियमन करता है। इसमें प्रमुख एल्डोस्टेरॉन है जो वृक्क नलिकाओं द्वारा सोडियम व क्लोराइड के अवशोषण में वृद्धि तथा पोटेशियम के उत्सर्जन में वृद्धि करता है। तो सबसे पहला है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। सेकंड जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके प्रमुख हार्मोन कॉर्टिसोल व कॉर्टिसोन है। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय में वृद्धि करते हैं। ये प्रतिरक्षी निषेधात्मक होते हैं। ये ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। ठीक है। तो देखिए, मुख्य रूप से आप समझने की कोशिश कीजिए कि अधिवृक्क ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग होता है, कॉर्टेक्स, यह कॉर्टेक्स 3 प्रकार के हार्मोनों का स्रावन करता है। 3 हार्मोन। उनमें सबसे पहला जो हार्मोन है वह मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है। मिनरेलो मतलब मिनरल यानी कि खनिज, कॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टेक्स भाग से रिलेटेड। ठीक है। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको विशेष ध्यान देना है इस पे। ठीक है, कि यह हार्मोन रुधिर व वृक्क नलिकाओं में खनिज आयनों की सांद्रता का नियमन करता है। मैं आपको बता दूं कि उत्सर्जन तंत्र में जब हमने नेफ्रॉन की क्रिया विधि में पुनरावशोषण को पढ़ा था, तो वहां पढ़ते थे ना कि ये सोडियम उसके लिए पारगम्य, ये जल के लिए पारगम्य, है ना। तो उस चीजों को जो कंट्रोल करता है वह हमारा ये हार्मोन करता है उस समय, है ना। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का जो प्रमुख हार्मोन है वो एल्डोस्टेरोन है। इस पे आपको विशेष फोकस करना है। अर्थात एल्डोस्टेरोन हार्मोन को नाम याद रखो, ये किस ग्रुप में आता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में। क्या काम है भाई इसका? इसका बहुत मुख्य काम होता है कि यह नेफ्रॉन में
सोडियम और क्लोराइड का तो अवशोषण करवाता है, बात समझो। नेफ्रॉन में सोडियम और क्लोराइड का अवशोषण करवाता है और पोटेशियम का उत्सर्जन करवाता है। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, जब आप नीट की तैयारी करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पर टॉपिक रेनिन एंजियो एल्डोस्टेरोन वाला रास जिसको बोलते हैं, वो टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। पूरे 1 घंटे की थ्योरी है उसकी, है ना। आपके अभी कोई मतलब का नहीं है वो, तब आपको पता चलेगा कि ये एल्डोस्टेरोन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बात समझ में आ रही है? एल्डोस्टेरोन का कार्य आप याद रखो, यहां से क्वेश्चन बन गया, ये समझो आप। एल्डोस्टेरोन वृक्क नलिकाओं में सोडियम और क्लोराइड के अवशोषण करता है और पोटेशियम का उत्सर्जन करवाता है। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ ले कि वह कौन सा हार्मोन है जो खनिज आयनों की सांद्रता का नियमन करता है। सिंपल सी बात है, या तो आप एल्डोस्टेरोन लिखो या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स लिखो। इस पर विशेष फोकस करना है तुम्हें इस साल के लिए, इस पॉइंट पर। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है इस साल यहां से। समझ में आ गई बात? सेकंड जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो ग्लूकोज से संबंधित है। ग्लूकोज से तो सिंपल सा काम ये हो गया कि एक तो इसके 2 हार्मोन है, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, और इनका जो कार्य होता है ना, वो उपापचय क्रिया में वृद्धि करना होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा ये प्रतिरक्षी निषेधात्मक होते हैं। क्या मतलब है इसका? कि प्रतिरक्षा के समय, यानी कि जब हमारे शरीर में कोई संक्रमण होता है तो एंटीबॉडी बनती है, तो उस एंटीबॉडी के बनने को रोकता है ये। अरे निषेधात्मक विरोध करता है किसका? प्रतिरक्षी बनने का। बात समझ में आ रही है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रतिरक्षी नहीं बनने देता है, तो इसको हम प्रतिरक्षी विरोधी या प्रतिरक्षी निषेधात्मक भी कहते हैं। और इसके अलावा ये क्या काम करता है? जो हमने यकृत के कार्य पढ़े थे, उन कार्यों को ये प्रेरित करता है। ठीक है, और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, शोथ प्रक्रिया के विरुद्ध कार्य करता है, सूजन के प्रति। तो ये ज्यादा खास नहीं है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, आपको मुख्य रूप से ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड जरूर याद करना है इसमें। तो ये 2 हार्मोन आपको पता चल गया, ये किसके द्वारा स्रावित हो रहे हैं? कॉर्टेक्स के द्वारा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। मिनरलो याद है, एल्डोस्टेरोन, काम इसका याद करना, नोट कर लेना इसको विशेष प्रकार से। चलिए, अब तीसरा जो हार्मोन है, क्योंकि अभी हम कॉर्टेक्स पढ़ रहे हैं और कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, जिसमें 2 का हमने अध्ययन कर लिया है। और तीसरा जो हार्मोन है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम लिंग हार्मोन कहते हैं, सेक्स हार्मोन। ठीक है भाई, ये लिंग हार्मोन क्या है? कॉर्टेक्स अल्प मात्रा में 3 लिंग हार्मोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्राव करते हैं, जो यौन अंगों पर प्रभाव डालते हैं। यौन अंगों या कह सकते हैं जनन अंगों पर प्रभाव डालते हैं। इसकी अधिकता से महिलाओं के चेहरे पर बाल आ जाते हैं, जिसे दीर्घलोकता ब्रैकेट में
हिर्सुटिज्म कहते हैं। देखो ये जो लिंग हार्मोन है, लिंग हार्मोन हमारे 3 होते हैं। नर का ये हार्मोन है एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, और मादा के 2 लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नर का एकमात्र ये लिंग हार्मोन है जिसको हम एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और मादा के ये हैं। आपने पढ़ा होगा कि इन हार्मोनों का निर्माण हमारी जनन ग्रंथियां करती हैं। इसका निर्माण वृषण और इसका अंडाशय। लेकिन उनके अलावा अल्प मात्रा में, जनन ग्रंथियों के अलावा अल्प मात्रा में इन 3 लिंग हार्मोनों का निर्माण या स्रावण अधिभ्रक ग्रंथि का कॉर्टेक्स भी करता है। यह विशेष रूप से आप याद रखना इस चीज को, ठीक है। और ये जो 3 हार्मोन स्रावित हुए हैं ये अल्प मात्रा में तो होते हैं, लेकिन अगर इनकी मात्रा ज्यादा स्रावित हो जाए तो घातक प्रभाव पड़ते हैं। घातक प्रभाव कैसे कि अगर महिलाओं में अधिक हो गया तो उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है। घातक प्रभाव है, बात समझ में आ रही है। चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घलोकता कहते हैं, हिर्सुटिज्म रोग कहते हैं। इस रोग को हम आगे भी पढ़ेंगे अभी, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा कौन सा हार्मोन है, लिंग हार्मोन। तो आपको पता चल गया कॉर्टेक्स के द्वारा कितने हार्मोन स्रावित हुए थे, 3। पहला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेकंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और थर्ड लिंग हार्मोन। मिनरलों में क्या था, एल्डोस्टेरोन क्या काम करता था, सोडियम क्लोराइड का अवशोषण और पोटेशियम का उत्सर्जन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उपापचय क्रिया, ग्लूकोजेनेसिस आदि को प्रेरित, प्रतिरक्षी निषेधात्मक और एंटी इन्फ्लामेटरी। बहुत सिंपल है। और लिंग हार्मोन कि भाई कॉर्टेक्स 3 लिंग हार्मोन एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनका अल्प मात्रा में स्रावण करता है जो जनन अंगों पर प्रभाव डालते हैं। अगर इनकी अधिकता हो जाए तो महिलाओं के चेहरे पर बाल आ जाते हैं जिसे दीर्घलोकता यानी कि हिर्सुटिज्म कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये हमारे किसके द्वारा स्रावित हार्मोन है, कॉर्टेक्स के द्वारा। तो ये तो भाई हमारे 3 हार्मोन हो गए जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए, ठीक है। किसके द्वारा स्रावित हार्मोन है ये, कॉर्टेक्स के द्वारा केवल, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे आपको उसी प्रकार याद रखने ये भाई अधिवृक्क के 2 भाग, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स के द्वारा तो 3 हार्मोन हो गए, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन। अब हम बात करते हैं मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन। और मेडुला द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उन्हीं को आप पढ़ते हुए आए हैं। और वो हार्मोन आप सभी जानते हैं, सबसे पहला है एड्रेनलिन, याद आ गया होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, इसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं को संचालित करता है। यह संकट काल के समय शरीर को विपत्ति से निपटने के लिए तैयार करता है। इसमें मानसिक तनाव, गुस्से,
डर के समय उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों के समय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो मेडुला द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वह सबसे मुख्य हार्मोन जिसको हम एड्रीनलिन कहते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ते हुए आए। एड्रीनलिन का दूसरा नाम एपिनेफ्रिन होता है। तो ये क्या है भाई कि एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं को संचालित करता है। अब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जैसे रुधिर वाहिनियों की दीवार को सिकोड़ना, पुतलियों को फैलाना, रुधिर दाब का बढ़ाना, ये कार्य देखे थे हमने तंत्रिका तंत्र में। तो उन क्रियाओं को नियंत्रित करवाता है कौन? एड्रीनलिन। एक तो ये कार्य हो गया इसका, और एक इसका बहुत ही मुख्य कार्य है जो आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि संकट काल के समय शरीर को विपत्ति से निपटने के लिए ये तैयार करता है। अब तैयार कैसे करता है भाई कि जब भी कोई मानसिक तनाव होता है, गुस्सा आता है, डर लगता है, तो उस समय हमारे शरीर में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, या मतलब कोई लक्षण चेंज, जो भी चेंजमेंट होता है, जैसे हम कोई स्ट्रेस में होते हैं तो हम कोई ना कोई चीज सोचते रहते हैं, तो उस समय ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में ऊर्जा बढ़ा देता है, ऊर्जा का निर्माण कर देता, मतलब उस समय इसका स्राव ज्यादा होता है। बात समझो, मैं ये कह सकता हूं कि मानसिक तनाव, गुस्से, डर के समय उत्पन्न होने सारे लक्षणों समय इसका स्राव ज्यादा होता है, जिससे ऊर्जा उत्पादन होता है, और उस ऊर्जा के द्वारा हम उस परिस्थिति का क्या कर सकते हैं? सामना कर सकते हैं। जैसे किसी से लड़ाई हो गई तो हम सोचेंगे भाई हमें क्या करना है, अब हमें डर भी लग रहा है, तो इस समय क्या हुआ कि हमारा एपिनेफ्रिन है वो ज्यादा मात्रा में स्रावित हुआ। अब स्रावित हुआ तो हमारी बॉडी में एनर्जी आई, और एनर्जी आई तो हम उससे निपटेंगे। बात समझ में आ रही है? या तो भागेंगे या उसको मारेंगे, दो ही काम होंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि संकट काल के समय जो हमारा एड्रीनलिन हार्मोन है वह हमारी बॉडी में अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन कर उस परिस्थिति से निपटने के लिए हमको तैयार करता है। ये हमारा कौन सा हार्मोन है? एड्रीनलिन, जो मेडुला द्वारा स्रावित होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? सेकंड जो हार्मोन है नॉर एड्रीनलिन, इसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये हार्मोन एपिनेफ्रिन के समान क्रियाओं को प्रेरित करता है। ये रुधिर दाब नहीं बढ़ाता, वाहिनियों को फैलाता है, हृदय दर कम करता है। विपत्ति के समय ये भय,
इसको मैं संघर्ष, पलायन, जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है, अतः इसे 3F ग्रंथि कहते हैं। ये शर्करा, लवण, तनाव, लिंग आदि को नियंत्रित करती है, अतः इसे 4S ग्रंथि भी कहते हैं। तो देखिए, मेडुला के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते। पहला हार्मोन एपिनेफ्रिन था, जिसको हमने पढ़ लिया था, उसको हम संकटकालीन हार्मोन कहते थे। और जो दूसरा हार्मोन है वह है नॉरएड्रेनालिन है। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन को नॉरएपिनेफ्रिन कह सकते हैं। तो ये क्या काम करता है कि यह हार्मोन एपिनेफ्रिन के समान जो क्रियाएं होती हैं उनको प्रेरित करता है। लेकिन देखो, यहां आरबीएससी में इस लाइन का पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं है। वो ये कहता है कि एपिनेफ्रिन के समान क्रियाएं, हालांकि ये जो नॉरएड्रेनालिन है वो अनुकंपी जो तंत्र होता है उसके विरुद्ध कार्य करता है, यानी कि परानुकंपी तंत्र को कंट्रोल करता है। एपिनेफ्रिन तो अनुकंपी कार्यों को कर रहा था, लेकिन ये जो है वो परानुकंपी तंत्र के कार्य करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये रुधिर दाब को नहीं बढ़ाता, एपिनेफ्रिन वाहिनियों को सिकोड़ता था, लेकिन ये फैलाता है, ये हृदय दर को भी कम करता है ना। ये कौन? नॉरएड्रेनालिन। बात क्लियर है? चलिए, और एक मुख्य बात मैं आपको बता दूं। अरे आज ये इंक बहुत दिक्कत दे रही है। ठीक है, तो नॉरएड्रेनालिन में आप केवल यही 2 पॉइंट लिख देना कि ये हार्मोन एपिनेफ्रिन के समान क्रियाओं को प्रेरित करता है, ये रुधिर दाब, हृदय दर को नहीं बढ़ाता और वाहिनियों को फैलाता है। ठीक है, अब ये जो 2 पॉइंट हैं ये कॉमन पॉइंट हैं जो पूरी ग्रंथि को लेकर है। स्पेशली नॉरएड्रेनालिन का कार्य नहीं है, पूरी ग्रंथि को लेकर ये कॉमन पॉइंट है। अब वो क्या है भाई कि विपत्ति के समय जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि है वो 3 क्रियाएं, भय मतलब फियर, संघर्ष, पलायन मतलब विपत्ति के समय या तो हमें डर लगेगा या हम संघर्ष करेंगे उससे, या फिर क्या करेंगे उसको छोड़कर चले जाएंगे यानी कि पलायन कर जाएंगे। तो विपत्ति के समय देखो, भय का मतलब फियर, फाइट और पलायन मतलब फ्लाइट। तो तीनों क्रियाएं एक साथ कंट्रोल हो रही हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? 3F ग्रंथि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 F आ रहे हैं, तो इसको नाम दे दिया 3F ग्रंथि। उसी प्रकार शर्करा, बॉडी में जो स्टार्च ग्लूकोज होता है, लवण खनिज तत्व जो होते हैं, तनाव और लिंग हार्मोन यानी कि लिंग संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनको भी ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? 4S ग्रंथि भी कहते हैं। देखो 4 S हो रहे। शर्करा का मतलब शुगर, क्या होता है? शुगर। लवण का मतलब साल्ट, S।
तनाव मतलब स्ट्रेस, और लिंग मतलब सेक्स। तो 4 एस हो रहे हैं, है ना। तो इन क्रियाओं को भी ये ग्रंथि कंट्रोल करती है, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, 4S ग्रंथि भी कह सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है। तो ये तो थे हमारे मेडुला द्वारा स्रावित 2 हार्मोन, ठीक है। अब मैं एक टॉपिक के माध्यम से इसके रोग और देख लेते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के, है ना। समझ में आ रही बात, देखिए ठीक है भाई। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो अधिवृक्क ग्रंथि के अल्प श्रावण से रोग हैं, और उसमें एक मुख्य रोग हम देखना है एडिशन का रोग, ठीक है। आपको याद होना चाहिए थॉमस एडिशन को हम अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहते हैं ना। चलिए तो सबसे पहला जो डिजीज है एडिशन रोग, ये क्या होता है भाई कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के अल्पस्राव से, मैं स्पेशली कहूं एल्डोस्टेरॉन, अगर एल्डोस्टेरॉन का अल्पस्रावन होगा तो सोडियम और जल की काफी मात्रा मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाएगी। आप याद करो एल्डोस्टेरॉन सोडियम का अवशोषण कराता था, अगर एल्डोस्टेरॉन की कमी हो गई तो अवशोषण नहीं होगा, तो सोडियम क्या करेगा, मूत्र के साथ ज्यादा बाहर निकलेगा ना। तो जिससे क्या होगा, शरीर का निर्जलीकरण, क्योंकि जल भी ज्यादा जाएगा तो मूत्र ज्यादा पास आउट होगा, और जब जल जाएगा उसके साथ साथ तो शरीर का निर्जलीकरण हो जाएगा ना। उससे क्या होगा, व्यक्ति की जो त्वचा है वो कांसे जैसी हो जाती है, भूख नहीं लगती, पेशियां और मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, और अंत में रोगी की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए इस ग्रंथि के हार्मोन जो हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं। याद रखो ये क्वेश्चन बनता है कि जीवन रक्षक ग्रंथि किसको कहते हैं, तो वो अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इसके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का अल्पस्रावन हो गया तो शरीर का निर्जलीकरण और ये लक्षण हो जाते हैं जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो अल्पस्रावन से एक ही रोग आपको पढ़ना है। अतिस्रावन में सबसे मुख्य मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यही आपको याद कर लेना है। सबसे पहला कॉन्स, इसमें क्या है कि अगर एल्डोस्टेरॉन की अधिकता हो जाए, अब अधिकता हो गई तो सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाएगा। बताओ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा, कि भाई सोडियम तो ज्यादा अवशोषित हो जाएगा और पोटेशियम ज्यादा बाहर निकल जाएगा, यही तो होगा। तो सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे तंत्रिकाओं की गड़बड़ी के कारण, क्योंकि ये जो हमारे मुख्य खनिज तत्व हैं वह हमारी सारी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, तो इनकी गड़बड़ी के कारण पेशियों में अकड़न आ जाती है, तो जिसको हम कॉन्स रोग कहते हैं। नेक्स्ट है हिर्सुटिज्म। ये वही हिर्सुटिज्म है जो मैंने आपको लिंग हार्मोन में लिखा दिया था कि अगर लिंग हार्मोन की अधिकता हो जाए तो महिलाओं के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है, जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। एक गाइनेकोमेस्टिया डिजीज है, इसमें और हिर्सुटिज्म में क्या है कि गाइनेकोमेस्टिया में भी लिंग हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है, लेकिन इसमें दाढ़ी मूंछ तो आती है, इसके साथ साथ स्त्रियों में नर जननांग बनने लग जाते हैं, ठीक है। जो शिशन होता है उसका निर्माण होने लग जाता है, और ऐसी लड़कियां बांझ होती हैं, और जो लड़कों में, बात समझो, अगर किसी लड़के में इन हार्मोनों का ज्यादा स्रावन हो जाए तो उन लड़कों में स्तन उभर आते हैं, वो मादा की तरह हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। देखो हिर्सुटिज्म में केवल महिलाओं में होता है, उनमें दाढ़ी मूंछ आ जाती है, लेकिन गाइनेकोमेस्टिया दोनों में ही होता है, लड़कियों में भी और लड़कों में। और क्या क्या चेंजमेंट होता है वो आप आराम से देख सकते हैं।
एक है एडिमा। एडिमा का मतलब फूलना होता है, फूलना, सूजन आना, फूलना। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम की अधिकता से, सोडियम की अधिकता से शरीर जगह जगह से फूल जाता है और पोटेशियम की कमी से पेशियों का कार्य रुक जाता है, जिससे लकवा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर एल्डोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा हो जाए तो बताओ सोडियम की अधिकता होगी कि नहीं होगी रुधिर में, क्योंकि अवशोषण ज्यादा होगा और पोटेशियम का उत्सर्जन करवाता था ये, तो ज्यादा उत्सर्जन करवाएगा ना, तो पोटेशियम की अत्यधिक कमी हो जाएगी। तो पोटेशियम की अत्यधिक कमी से पेशियों में दिक्कत आती है और सोडियम की अत्यधिक वृद्धि से जगह जगह से शरीर फूल जाता है। तो ये थे हमारी रोग, किसके? अल्पस्राव से और अतिस्राव से। बात समझ में आ गई? और ये हमारी कंप्लीट है कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है भाई, बहुत ही मुख्य ग्रंथि है। अब हम अपनी लास्ट ग्रंथि पढ़ेंगे। छोटी छोटी सी ग्रंथियां हैं और इन ग्रंथियों का हम आगे भी जिक्र करेंगे जो अब चलेंगी। तो अब जो है हमारी वो जनद ग्रंथि हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं वृषण की। तो वृषण में आप केवल एक दो पॉइंट समझो सिंपल सी, कि यह नर की ग्रंथि होती है। इनके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है और इसका जो कार्य होता है वो नर में द्वितीयक लक्षणों को नियंत्रित करना होता है। आप सभी जानते हैं, ये कॉमनली पॉइंट है, केवल ज्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। वृषण नर की ग्रंथि होती है, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और इसका जो कार्य होता है वो नर में द्वितीयक लक्षणों को नियंत्रित करना और शुक्राणुओं का निर्माण करवाना। ठीक है, और कोई खास ज्यादा बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम बात करें अंडाशय की। तो देखिए अंडाशय क्या है? अंडाशय जो है वो मादा की ग्रंथि है। अब इससे जो हार्मोन निकलते हैं वो तीन हार्मोन हैं। सबसे पहला एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? ये ग्राफियन टुटका से स्रावित होता है तथा मादा के द्वितीयक लक्षणों को नियंत्रित करता है। सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन। ये कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम व भ्रूण रोपण में सहायक है। और तीसरा है रिलैक्सिन। ये कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है तथा प्रसव के समय प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ को ढीला करता है। ठीक है,
तो एक बार आप इनको देख लीजिए। देखो वृषण में तो हम सभी जानते हैं, अरे मैं इनको थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों ग्रंथियों के बारे में अभी हम अगले चैप्टरों में डिटेल में बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? इन पूरी डिटेल में अभी हम अगले चैप्टरों में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे इनका, ठीक है। तो देखो वृषण नर की ग्रंथि है जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है और इसका कार्य नर में द्वितीयक लक्षणों को कंट्रोल करना होता है। केवल आपको इतना ही देखना है। अंडाशय मादा की ग्रंथि होती है, इससे 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। अब एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है। अब ये जो चीजें हैं ना, इनकी हम डिटेल में अगले चैप्टरों में अध्ययन करेंगे, इससे अगले चैप्टरों में केवल, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है और मादा के द्वितीयक लक्षणों को कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। इसी प्रकार प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। मैंने आपको बताया था कि पुटिका से कैसे ग्राफियन फॉलिकल और कैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, और आगे भी समझाएंगे इसको पूरी मेथड के साथ। तो कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरॉन। इसका एक बहुत मुख्य कार्य होता है कि गर्भाशय की जो अंतिम परत होती है जिसका नाम एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम को बनवाता है और उससे भ्रूण का क्या करवाता है? रोपण। मैं आपसे ये कहूं कि जो भ्रूण होता है ना, भ्रूण गर्भाशय से जुड़ता है ना, तो गर्भाशय से भ्रूण गर्भाशय की इस परत से जुड़ता है, एंडोमेट्रियम से, ठीक है। तो इस एंडोमेट्रियम परत को बनवाता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भ्रूण के रोपण में सहायक है, ये इसका मुख्य कार्य है। इसी प्रकार रिलैक्सिन। अब रिलैक्सिन क्या है भाई? कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रसव काल का समय होता है, उसका जब गर्भकाल कंप्लीट हो जाता है, डिलीवरी होने का टाइम आ जाता है, तो अंडाशय एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं। ये हार्मोन किसके द्वारा? कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हुआ। तो ये पता है क्या करता है कि श्रोणि भाग में, कमर वाले भाग में एक हड्डियों का जॉइंट होता है, 2 हड्डियों का, जिस जॉइंट को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। तो इस जॉइंट को ये हार्मोन थोड़ा ढीला कर देता है और ढीला होने से जो शिशु होता है वो नॉर्मली इजीली डिलीवर्ड हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट है जो बच्चे को आसानी से डिलीवर्ड नहीं होने देता, तो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित किया अंडाशय ने, और ये रिलैक्सिन क्या करता है? उसको ढीला कर देता है जॉइंट को, जिससे शिशु आसानी से डिलीवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अंतःस्रावी तंत्र वाला। बहुत ही मुख्य चैप्टर है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो 100 बनाता है, परसेंट 100% आएगा, और बहुत बारीक क्वेश्चन आता है डीपली टाइप में, ठीक है। तो ये सब इसको आप आराम से पढ़ लेना, इसकी लिस्ट बनाना सभी हार्मोनों की। बात समझ में आ रही है? तो बाकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगले टॉपिक के लेक्चर के चैप्टर के साथ, ठीक है भाई।